हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभ्यर्थी दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर अभ्यर्थी, सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। बच्चों, स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा सा जो है 1-2 दिन आपको दिक्कत उठानी पड़ी है। उसके लिए सब बच्चों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं मुझसे। लेकिन अब मैं एक्टिव हूँ, स्वस्थ भी हूँ। आज के जो जो टॉपिक आएंगे आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। जो भी क्लास छूटी थी उसका पूरा वसूली उसकी यहीं हो जाएगी। पहला टॉपिक हम लेंगे पश्चिम एशिया यानी मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल संतुलन। बहुत बढ़िया टॉपिक है। पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन वाले बच्चों के लिए। उसके साथ साथ ये जो है इम्पॉर्टेंट होगा जीएस के लिए, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। अलास्का मीटिंग एवं चीन यूएस संबंध, ये भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घटनाक्रम है, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो बड़े राष्ट्रों के बीच में तू मैं हुई है और एक कोल्ड वॉर का यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम राजनीतिक नैतिकता पर पढ़ाई करेंगे और ये जाति विहीन राजनीति में मॉडल क्या है अंदर मैं बताऊंगा। आधार पर सुप्रीम कोर्ट और गरीबी एवं भूख, पूरा इससे हम लोग कंप्लीट करेंगे। चीन का पॉवर्टी एलिमिनेशन मॉडल क्या है और भारत उससे क्या सीख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब फेमस जो है, बाकी और भी बहुत से टॉपिक हैं। फिर 20 मार्च को आएंगे अलास्का एवं क्वाड और जीडीपी वर्सेस जीडीएच, यानी खुशी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 20 मार्च को, और उसी पर जीडीपी वर्सेस जीडीएच हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सबको मजा आएगा और यहाँ से अपनी क्लास देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल हिंदू में एकदम बिल्कुल कोई चीज़ छूटी नहीं है। 19/3/2021 से हमने क्या लिया है, 20/3/2021 से क्या लिया, दोनों यहाँ पर आपके सामने है। और इंडियन एक्सप्रेस से देखिए 19 का, क्योंकि एडिटोरियल थे ही नहीं, और 20 से क्या लिया गया है आपके सामने। इसके अलावा द हिंदू की ये सारी न्यूज़ हैं जो 19 और 20 की देख सकते हैं आप। एकदम मतलब क्लासिकल बना है कोई चीज़, यानी आपके सर लेट भले हैं लेकिन एकदम दुरुस्त हैं। जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए उसी हिसाब से हैं। यानी पीआईबी केवल छूटा रह गया है। पीआईबी पर मैं जो है आपकी जब अगली क्लास होगी तो उसमें जो पीआईबी का 3 दिन का रह गया वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। एक बार मैं चेक करूं कि भाई क्लास जैसे चल रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। क्लास चल रही है कि ना? हाँ, बिल्कुल चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो ठीक है, तो ये हो गया, क्लास अपनी फर्स्ट क्लास चल रही है। और आ, इसके अलावा प्रीलिम्स फंडा अब स्टार्ट हो जाएगा फिर से आपका, यानी कल से, यानी मंगलवार से आपका प्रीलिम्स फंडा यहाँ से स्टार्ट है बच्चों। और एक मिनट, हाँ ओके, प्रीलिम्स फंडा आपका स्टार्ट है। और ओके, ठीक है। इसके अलावा यानी कल आप लोग सुबह मुझसे मिलेंगे सुबह 9 बजे प्रीलिम्स फंडे की क्लास में। और उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल, बाइलिंगुअल जो भी करना चाहते हैं बच्चे, ऑप्शनल सब्जेक्ट वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो भी मेरे साथ एसके लाइव कोड के साथ जुड़ सकते हैं। अन अकेडमिक इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत ढेर सारे एजुकेटर्स हैं। आप वहाँ पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ये आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है, स्ट्रक्चर्ड है एवरीथिंग एवरीथिंग। ऑप्शनल के लिए अगर अलग से आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से व्यवस्था, 1 साल के लिए आप 24,750 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल और जीएस कॉम्बो लेते हैं तो आपको एसके लाइव कोड यूज़ करने के बाद अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, आप आ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे अन्य प्रोग्राम्स हैं, ये ढेर सारे बैचेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट है, फ्री टेस्ट सीरीज 21 मार्च को एसके लाइव कोड के साथ आप सब आए ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, आप लगातार टेस्ट देते रहें। तो पहला टॉपिक अपना स्टार्ट होता है द हिंदू का, बिदेन एंड द बेस्ट एशियन टिंडर बॉक्स। टिंडर बॉक्स का मतलब क्या होता है ये जरा समझिए। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी समस्या जो जल्दी से सुलझे ना, आप ऐसा मान के चलिए, एक ऐसी समस्या। तो बिडेन यानी अमेरिका और पश्चिम एशिया की अनसुलझी समस्या आप पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनसुलझी समस्या पढ़ने जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम इसे क्यों पढ़ें, यानी हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस से आज IQIP, चूंकि मैं यहीं पर आपको आज IQIP कराऊंगा, एक अलग से लास्ट में रखा गया, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले, तो जैसे सबसे पहले भाई ऑब्वियस है मेंस के लिए हम देखते हैं एडिटोरियल्स को।
तो अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे एक कोई पूछे ऐसा सिंपल सा कि पश्चिम एशिया में, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि पश्चिम एशिया में यूएस यानी अमेरिका की अभिरुचि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करिए? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर ऐसा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, सोचने की बात है बस केवल। यानी इसको इंग्लिश में से कर सकते हैं, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन यूएस इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया। तो पश्चिम एशिया में यूएस की अभिरुचि, ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। आप अगर पीएसआईआर ऑप्शनल भी चेक करेंगे वहां पर भी, और जीएस में ऐसे संभावित है। तो अगर इस प्रकार के मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं तो यह एडिटोरियल यानी बिडेन और पश्चिम एशिया की जो अनसुलझी समस्याएं हैं वह हम यहां पर बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। एक प्रकार से हम संपूर्ण पश्चिम एशिया को समझने जा रहे हैं, और उसमें यूएस की रणनीति, और ऑब्वियस है जब यूएस की होगी तो उसमें भारत भी आ जाएगा, उसमें चाइना भी अपने आप आएंगे, क्योंकि विश्व एलोन नहीं, अकेला नहीं है। तो ऐसे में अगर भारत के बारे में पूछे कि भारत की एक नई विश्व व्यवस्था की परिकल्पना, ऐसा अगर मान लीजिए पूछ ले, भारत की एक नई विश्व व्यवस्था की परिकल्पना, इंडियाज विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फिर हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियस है इंडिया का जो विजन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के, तो उसमें वेस्ट एशिया एक एलिमेंट हमेशा रहेगा। तो वेस्ट एशिया में अभी स्थिति क्या है वह हम इस एडिटोरियल से समझेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह एडिटोरियल इन द टर्म्स ऑफ एक अच्छी समझ पश्चिम एशिया की, और खासकर पश्चिम एशिया को लेकर के यूएस की रणनीति की। तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक, विदन एंड वेस्ट एशियन टिंडर बॉक्स। अब न्यूज क्या है? व्हाट इज इन न्यूज? बहुत बढ़िया बच्चों, ये 3 न्यूज हैं, ये दोनों एक हैं, और ये 2 और ये 3, यानी 1, 2 एंड 3। इन्हीं 3 न्यूज पर बहुत बढ़िया से एडिटोरियल राइटर ने समझाया। अगर आप आज इसको बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे साथ, तो पश्चिम एशिया पर अमेरिका की जो रणनीति है, इतना बढ़िया हाल फिलहाल के टाइम पर एडिटोरियल मेरे सामने आया नहीं। तो आइए देखें पहली चीज यहां पर क्या है। यहां पर सबसे पहले कहा गया कि जैसे ही जो बिडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने मात्र 36 दिन लिए और उन्होंने क्या कर दिया? 25 फरवरी को उन्होंने सीरिया में ईरान समर्थित, ईरान बैक्ड मिलिशिया पर अटैक कर दिया। अमेरिका ने क्या किया? सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को निशाना बनाया। क्या किया? निशाना बनाया, और कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अब आप तो पहला, अब जरा समझिएगा, तो ईरान के द्वारा बैक्ड मिलिशिया पर, यानी अब देख सकते हैं ईरान को थोड़ा सा कंट्रोल किया, अन्य पार्टीज को थोड़ा सा खुश किया, ठीक है ना? और ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि फरवरी माह के स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में इराक ने, मतलब इराक के अंदर यूएस आर्मी को निशाना बनाया गया था, जिसके जवाब में यह अटैक किया गया, ठीक है ना? और ये जो हवाई हमला किया गया था, आप बॉर्डर कंट्रोल पॉइंट पर ईरान समर्थित कातब हिजबुल्लाह और काताब सैयद अल सुहादा को ध्यान में रख करके किया गया था। तो पहला देख सकते हैं ये घटना, यानी ईरान को नकेल कसा गया। अब आगे देखिएगा आप, अब इसके बाद जो दूसरी घटना क्या, यानी ईरान को काउंटर किया। अब दूसरा क्या किया उन्होंने? देखिए सऊदी अरब में क्या किया, यानी सऊदी अरब में जो जमाल खशोगी साहब थे, जो पत्रकार थे, तो जमाल खशोगी हत्याकांड पर एक क्या कर दिया, यानी कि यूएस के प्रशासन ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है रिलीज कर दी, और जिसमें कहा गया कि जमाल खशोगी के हत्याकांड में सऊदी अरब के प्रिंस का हाथ है। यानी यहां पर उन्होंने कर दिया कि जो 2 अक्टूबर 2018 को उनकी हत्या हुई थी, उसमें सऊदी अरब के प्रिंस का हाथ है। अब आप यहां से देख सकते हैं किसका हाथ है? सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS के नाम से बुलाया जाता है, इनका हाथ। अब देखिए 2 घटना, पहला ईरान बैक्ड मिलिशिया, और सेकंड हो गया सऊदी अरब। अब तीसरा देखिए क्या किया गया, ईरान के साथ उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर डील करेंगे, यानी तमाम तनावों के बाद भी, यानी ईरान ने इनकार किया, इसके बावजूद भी न्यूक्लियर डील पर अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं, जिसे
जो संधि 2015 में हुई थी और जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब 18 में बाहर निकल गए थे। तो ये 3 न्यूज हैं, इन 3 न्यूज को आप ध्यान में रखिए और फिर एडिटोरियल पढ़िए। यानी आप यहां ये तीनों, इन्हीं तीनों न्यूज को लेकर के पूरे एडिटोरियल में बातचीत की गई है। ये तीनों ही यह बता रही हैं कि बिडेन पश्चिम एशिया को लेकर के किस प्रकार से चलना चाह रहे हैं, यानी कि मिड वाली पॉलिसी, यानी मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध का यहां पर वो लेके चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध का मध्य मार्ग लेके चल रहे हैं, स्ट्रीम मार्ग नहीं। आइए अब यहां से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये कहा गया है कि ये जो 3 निर्णय हुए हैं, 3 डिसीजंस हुए हैं, इनकी स्ट्रेटजिक रियलिटी क्या है, यानी ये क्यों लिए गए, इनकी स्ट्रेटजिक रियलिटी क्या है। तो अब आप देख सकते हैं, यानी ये तीनों डिसीजन है, ये तीनों एक दूसरे के साथ सीधे संबंध में नहीं, यानी जो तीनों फैसले लिए गए हैं, तीनों में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन बट दे ड्रॉ अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ मिस्टर बिडेन्स वेस्ट एशिया पॉलिसी, लेकिन वे श्री बिडेन की पश्चिम एशिया नीति की एक व्यापक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं, यानी पश्चिम एशिया में बिडेन की रणनीति क्या होगी वह हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लियर है, यानी तीनों घटनाओं में सीधा संबंध नहीं है, अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन वह बिडेन की पश्चिम एशिया की नीति को डिफाइन करती हुई दिखाई दे रही। अब देख सकते हैं, यहां पर अब एडिटोरियल राइटर ने बैकग्राउंड की, यानी पृष्ठभूमि की बात करी कि ऐसा नहीं बिडेन। अब यहां पर हम कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं यूएस की वेस्ट एशिया जो स्ट्रेटजी है उसको पढ़ने जा रहे हैं, और कई हम राष्ट्रपतियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ऑलमोस्ट ऑल अमेरिकन प्रेसिडेंट सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैव लेफ्ट डीप पॉलिसी इम्प्रिंट्स ऑन द रीजन, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इस क्षेत्र पर गहरी नीतिगत छाप, नीतिगत यानी उन्होंने यहां पर अपनी अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है। आइए देखते हैं किसकी क्या। तो सबसे पहले ओबामा एंड ट्रंप की पॉलिसी पर एडिटोरियल राइटर ने बात की है, उसके बाद जो बिडेन की पॉलिसी। तो आप देखिए, पश्चिम एशिया में हम तीनों का, यानी 8 वर्ष ओबामा के, 4 वर्ष ट्रंप के, और अब इनका स्टार्ट हो रहा है, तो यानी हम लगभग 2 डिकेड के आसपास की चीजें पढ़ने जा रहे हैं, ओबामा एंड ट्रंप। तो अब देखिए कितना बढ़िया है कि अमेरिका को लेकर के, पश्चिम एशिया को लेकर के यूएस की पॉलिसी क्या रही है, विदेश नीति क्या रही, देखिए हाल के वर्षों में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम तीनों को पढ़ रहे हैं। ओबामा, यानी बराक ओबामा, अब देखिए केंद्र में तो चाइना ही रहेगा, यानी चीन यूएस के बिल्कुल केंद्र में, चूंकि एकदम इनकी पावर को चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पहले 1991 के पहले रूस, यानी तत्कालीन यूएसएसआर था। तो बराक ओबामा एंड मिस्टर ट्रंप, इन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने चीन को काउंटर करने की कोशिश की वेस्ट एशिया में, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग था। ठीक है ना, यानी कि पश्चिम एशिया में चीन का हस्तक्षेप ना हो, अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में वहां पर अपना इंटरवेंशन करता रहे, यह अमेरिकी नीति के केंद्र में रहा है, और इस नीति को आगे बढ़ाया गया, लेकिन राष्ट्रपतियों के तरीके अलग अलग रहे। क्या रहे? राष्ट्रपतियों के तरीके अलग अलग रहे। समझिएगा, मिस्टर ओबामा। अब यहां पर ओबामा और ट्रंप की क्या रणनीति रही, लेकिन आप सतर्क रहें यहां पर कि अब हमें यहां पर यह भी देखना है कि भारत की पश्चिम एशिया नीति। तो भारत की पश्चिम एशिया नीति जब भी आप लिखेंगे, बगैर यूएस और चाइना पर बात किए कंप्लीट कभी नहीं होगी। तो भारत की पश्चिम एशिया नीति हम भले पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यूएस की नीति, लेकिन यहां पर अब हमें ध्यान में यह भी रखना, ओबामा क्या कहते हैं। यानी ओबामा ने पश्चिम एशिया में अपनी प्राथमिक जो विदेश नीति का लक्ष्य निर्धारित किया, यानी प्राइमरी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने जो दिया, उन्होंने कहा भैया ईरान के साथ हमें न्यूक्लियर डील करनी। क्या करनी है? ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करनी। वाई? तो वो क्या कर सकता? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस क्षेत्र में जो इजराइल की न्यूक्लियर मोनोपोली है, जो यूएस के लिए कहीं न कहीं हमेशा बेनिफिशियल रहा, तो वो क्या करेगा? वो मोनोपोली समाप्त हो जाएगी, और इससे इस एरिया में आर्म्स की रेस, यानी हथियारों की दौड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, अपने इस लक्ष्य को, यानी ईरान
कि न्यूक्लियर मोनोपोली बनी रहे, यहां पर आर्म्स रेस कंट्रोल हो। इन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए अपनी कूटनीति, अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। ठीक है ना, एक चीज तो ये रहा। दूसरा, न्यूक्लियर डील करने के पीछे पहला रीजन तो ये रहा। दूसरा ये रहा कि अगर ये डायरेक्ट ईरान के साथ वॉर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जोखिम भरा होगा, क्योंकि ईरान कोई कमजोर कंट्री नहीं है। तो मिस्टर ओबामा की विदेश नीति ये रही। आई थिंक आप पिक्चर क्लियर समझ गए। अब मिस्टर ट्रंप की क्या रही तो बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। इन्होंने ईरान के साथ होस्टाइल अप्रोच यानी दुश्मनी भरा रवैया अपनाया। न्यूक्लियर डील को 2018 में, जो 2015 में की गई थी, उस न्यूक्लियर डील को समाप्त कर दिया। तेहरान पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए, जिसका तेहरान ने प्रतिक्रिया भी किया। और इसके अलावा इन्होंने सऊदी अरबिया को और इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट किया, यानी उनको उनके हर एक सौ खून माफ वाली बात की। और इसके अलावा जो है ईरान के जनरल की हत्या कराई, ठीक है ना, सुलेमानी की। तो ये यहां पर किया गया। लेकिन यहां एडिटोरियल राइटर कहते हैं इन्होंने होस्टाइल अप्रोच तो अपनाया, लेकिन बट ये हमेशा केयरफुल रहे। डायरेक्ट वार यानी प्रत्यक्ष वार ईरान के साथ नहीं किया। सुलेमानी कहां मारा गया? ईरान में नहीं मारा गया, इराक में मारा गया। तो आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है डायरेक्ट वॉर से ये भी बचते रहे। यानी यूएस वेस्ट एशिया में किसी भी प्रकार के डायरेक्ट वॉर से बचता है, ठीक है ना। और जब ईरान ने कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के विरोध में मिसाइल दागी इराक में अमेरिका के बेसिस पर, तो अमेरिका ने, याद रखेगा, यहां पर बहुत गहरा कोई रिटेलिएशन, बहुत गहरा सैन्य आक्रमण नहीं किया। तो ये कहने का मतलब एक मध्यम मार्ग लेकर के चल रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मिस्टर बिडेन। अब बिडेन साहब का क्या? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम लोगों को यहां पर समझना होगा एक एशिया प्रशांत क्षेत्र। क्या पढ़ना होगा? एशिया प्रशांत क्षेत्र, तब आप समझ पाएंगे इनकी वेस्ट एशिया की पॉलिसी को। एशिया प्रशांत क्षेत्र, अब ये क्या है भाई, ये क्या बोला है? अब देखिए मिस्टर बिडेन, अब इनके बारे में वो कहा जा रहा है कि ईरान में वो सेम वही स्ट्रेटेजिक रियलिटी फील कर रहे हैं, बट ग्रेटर अर्जेंसी, यानी इनको बहुत तेजी के साथ कदम उठाना पड़ेगा। यानी वो सेम बराक ओबामा और ट्रंप वाली पोजीशन में ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है। तो फेस द सेम स्ट्रेटेजिक रियलिटी बी द ग्रेटर, लेकिन इनको एक्शन लेने की बहुत तीव्र गति से आवश्यकता है। वाई? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अब इनका जो कंपटीशन चाइना के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो कोल्ड वॉर की यादें ताजा कर रहा है। ऐसे में इनको सारा ध्यान वेस्ट एशिया से हटा करके, पश्चिम एशिया से हटा करके कहां शिफ्ट करना? इंडो पैसिफिक पे। तब आप यहां से देख सकते हैं, इसीलिए यहां यही बात कही गई है कि इसलिए वो लंबा समय वेस्ट एशिया पर फोकस नहीं कर सकते, पहली चीज। इसके अलावा वो इस रीजन को छोड़ भी नहीं सकते जहां पर अमेरिका के बड़े क्लोजेस्ट अलाई हैं, उसके मित्र हैं, ठीक है, और जहां पर उसकी हजारों की संख्या में ट्रूप्स है, सेना है। तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर अर्जेंसी का मतलब क्या है? इंडो पैसिफिक में अपने आप को मजबूत करना, एक गठबंधन को लेकर के आगे चलना, जैसे क्वाड को लेकर के आगे चला जा रहा, और इसमें काम करना। बट वो वेस्ट एशिया को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे में उन्होंने आरंभिक रूप में ओबामा की पॉलिसी को अपनाया है और यह कहा है कि सबसे पहले ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, ठीक है ना। और उन्होंने इसी पर फोकस किया है और उनका अपना मत है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करके वो यहां पर एक शांति की स्थापना करके और उसके बाद अपना पूरा फोकस इंडो पैसिफिक पर बनाना चाहेंगे। अब इंडो पैसिफिक पर लोग अपना फोकस क्यों बनाना चाहते हैं? तो इंडो पैसिफिक एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में जरा समझिएगा कि ये क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के सीधे जलग्रहण जो क्षेत्र हैं उनमें पड़ने वाले सभी देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जाता है, जिसमें ईस्टर्न अफ्रीकी कोस्ट भी है,
इंडियन ओशन है तथा पश्चिमी एवं केंद्रीय पैसिफिक ओशन भी है। ये सब मिलकर के इंडो पैसिफिक एरिया निर्मित करते हैं और इसी में दक्षिण चीन सागर भी आता। अब आप समझ गए ना, ठीक है ना, सारे क्षेत्र हिंद महासागर भी और दक्षिण चीन सागर भी। तो हिंद महासागर भारत का हित और दक्षिण चीन सागर में यूएस अपने आप को एक बड़ी महाशक्ति के रूप में देखता है कि एशिया पर वो तभी कंट्रोल कर पाएगा जब दक्षिण चीन सागर उसके कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए वो इंडो पैसिफिक रणनीति पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहता है। यानी इंडो पैसिफिक एक ऐसा एरिया है जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को फिर से टॉप पे पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिगत क्षेत्र मानता है। और इस दक्षिण चीन सागर जिसे वो अपना महत्वपूर्ण रणनीतिगत क्षेत्र मानता है, चीन उसे जबरदस्त चुनौती दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वाड वगैरह इसीलिए आया है। आई थिंक पिक्चर क्लियर की स्ट्रेटेजिक रियलिटी और ग्रेटर अर्जेंसी क्या है? ग्रेटर यही है कि दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर। अब इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा भाई चलो, ये तो पता लग गया कि इन महोदय के सामने जो है स्ट्रेटेजिक रियलिटी ट्रंप और ओबामा वाली ही है, लेकिन अर्जेंसी क्या है कि इनको तेजी से करना पड़ेगा। तो अब आप यहां से देख सकते हैं ऐसे में, इसीलिए यहां कहा गया, अब ये कहा गया इसीलिए वो तीनों घटनाओं को, जो तीन घटना आपने देखी थी, तीन घटनाएं मेरे प्यारे बच्चों जो आपने देखी थी स्टार्टिंग में, कि सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला बनाया, ठीक है, ईरान को काउंटर किया, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बात करके ईरान को संतुलित किया, सऊदी अरब को जो है कहा कि अब क्योंकि वो यमन पर आक्रमण कर रहा है तो वो सऊदी अरब को क्या करेगा, सऊदी अरब को अब हथियार बिक्री नहीं करेगा। तो और फिर जमाल खशोगी हत्याकांड में सऊदी अरब की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने क्या किया कि वह ईरान और सऊदी के बीच में एक संतुलन चाहता है, ईरान और सऊदी के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर कभी आपके दिमाग में कोई भी कहीं से कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, चाहे प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, कि अमेरिका की पश्चिम एशिया, तो आपको सिंपल बनाना है कि वह ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक संतुलन बनाना चाहता है। याद रखिएगा, जिसमें से सऊदी उसका सहयोगी है और ईरान उसका प्रतिद्वंद्वी है, उसका राइवल है। तो ये आप याद रख सकते हैं। द ईरान डील एज टिकिंग, ऐसे में अब ईरान डील बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये कहा गया कि अर्जेंसी क्या है, यानी आपको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्लियर है? जल्द से जल्द इनको ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हसन रूहानी जो वहां के अभी राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, हसन रूहानी, वो जो है उन्होंने ही इस डील पर साइन किया था। सत्ता वहां पर चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अगर चुनाव में वो हारते हैं तो कहीं नए सिरे से इस पर बातचीत ना हो जाए, इसलिए ईरान को लगातार यहां पर फोकस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यानी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील, तो आपको अच्छे से पता है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील आपको पता है 2015 कब हुई थी, यानी 2015 में 13 वर्षों के लगातार डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट के पश्चात 2015 में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा कि P5 कौन कौन, P5+1 कंट्रीज, यानी P5 मतलब अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, +1 का मतलब जर्मनी, इन लोगों ने मिलकर के वियना में क्या किया, इस संधि को संपन्न किया, जिसमें ईरान अपने परमाणु केंद्रों की निगरानी पर एग्री हुआ था। ठीक है ना, और ये कहा कि यूनाइटेड नेशन के जो भी निरीक्षक हैं वहां आकर के उसकी जांच कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूरेनियम, उनका ईरान को अपने इनरिच्ड यूरेनियम का 98% हिस्सा समाप्त करना था। ये सारी बातें थी, ठीक है, और उसके बदले में जो है अमेरिका पर सारे सैंक्शन, अमेरिका ने इन पर सारे सैंक्शन हटा लिए थे। अब इसके बाद सऊदी अरबिया एंड इजराइल की बात आते हैं। ईरान को उन्होंने कैसे हैंडल किया आपने पीछे देखा, ठीक है ना। अब यहां पर यह कहा गया कि भैया जो सऊदी अरबिया है बड़ा मजेदार है, जरा समझिएगा कि सऊदी अरबिया, तो ये जो MBS महोदय हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान, उनको वहां कहा जाता है, उस एरिया में MBS के नाम से जो है बुलाया जाता है। तो MBS के बारे में कहा गया जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस, उन्होंने भाप लिया है कि भैया अब वेस्ट एशिया में जो US की पावर वो डिक्लाइन की तरफ है
और वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर पुतिन के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया इस रूस की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां एग्जाम्पल बताया गया कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। और जब यमन पर अटैक जो सऊदी कर रहा है, यमन पर अटैक, अब वो भी आपको जानना आवश्यक होता है। यमन में जो हूथी विद्रोही हैं, कौन है, हूथी विद्रोही हैं। और इन हूथी विद्रोहियों को कौन, ये शिया हैं, इन्हें ईरान समर्थन प्रदान कर रहा है। कौन समर्थन प्रदान कर रहा है? इन्हें ईरान समर्थन प्रदान कर रहा है। तो इन्हीं के अगेंस्ट में सऊदीया अटैक कर रहा है। याद रखिएगा, सऊदीया अटैक कर रहा, क्यों कर रहा है? क्योंकि जो लाल सागर, पॉइंट को नोट करिएगा, इसको आप मैप में देखिएगा, जो लाल सागर है, ठीक है ना, रेड सी है, और प्लस जो हिंद महासागर है, यानी जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, इसको अदन की खाड़ी, इसको अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले जल डमरू मध्य पर, स्ट्रेट पर यमन स्थित है। यानी लाल सागर और हिंद महासागर को जो जल डमरू मध्य जोड़ता है, जिसे हम अदन की खाड़ी कहते हैं, उसी अदन की खाड़ी पर यमन स्थित है। और यही स्थिति इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। यहां से दुनिया का 2/3, 2/3 जो तेल का व्यापार है वो गुजरता है। तो ऐसे में यह व्यापार और शिपिंग के लिए सबसे व्यस्ततम रूट है। और इसी कारण से यमन जो है एक संघर्ष का केंद्र बना हुआ। लेकिन क्योंकि वहां पर सऊदीया के अटैक के कारण से और हूथी और यमन सऊदीया मतलब लगातार हिंसा के कारण कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति वहां पर बन गई है, एक ऐसी स्थिति वहां पर बन गई है कि नरसंहार हो रहा है। तो जो है, अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब जिन हथियारों से यमन पर हमले कर रहा है वो अमेरिका से हैं, अमेरिका उनको उसको हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। बट ऑन March 7 इतना करने के बाद कि अमेरिका ने कहा कि यमन के साथ आप वॉर बंद करिए सऊदी अरबिया को, सऊदी अरबिया ने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया इन द कंट्री एमिड हाउथी अटैक। तो आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब सऊदी अरबिया निकला हुआ है यूएस के हाथ से, रूस के पास जा रहा है, ये हमने वहां पर सीखा। इजराइल अब बड़ा मजेदार है, देयर इज द एलिफेंट इन द रूम इन इजराइल। ये बड़ा मजेदार है, द एलिफेंट इन द रूम मतलब होता है कि एक कमरे में आप हाथी को कैसे बंद करेंगे। इसका मतलब एक ये सिंबॉलिक वर्ड, एक फ्रेज है, इडियम्स है, ठीक है ना, मुहावरा, कि द एलिफेंट इन द रूम। अब इजराइल को आप रूम में क्या बंद कर सकते हैं क्या? तो ये कहा जा रहा है कि अब यहां इश्यू है कि इजराइल को कैसे अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी में मिस्टर बिडेन सेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कैसे। अब अगर बिडेन बातचीत करते हैं सऊदी अरबिया में ह्यूमन राइट्स की, ठीक है ना, फिर इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है उसका क्या किया जाएगा। तो कई इश्यूज हैं, यानी यहां यह कहा गया कि इजराइल को किस तरीके से ये मैनेज करेंगे अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी में, यह देखने वाली बात। फिर अंत में कहा गया कि लेकिन इनका पूरा फोकस चाइना पर ही है। और यह कहा गया कि बिडेन की जो सक्सेस है इसी बात पर डिपेंड करेगी कि वह इस रीजन की 3 पावर्स ईरान, सऊदी अरबिया और इजराइल को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। और जिस प्रकार से संतुलित करेंगे वो उसी प्रकार से चाइना पर फोकस कर पाएंगे। तो IQIPHLM मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत ज्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं। प्रीलिम्स में अदन की खाड़ी वगैरह पे आप फोकस करिएगा, और महत्वपूर्ण। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है द हिंदू का फॉर अ रीसेट। क्या है? फॉर अमेरिका चीन संबंधों में अचानक सुधार की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अलास्का मिलना एक शुरुआत है। फॉर रीसेट। अब ये अलास्का में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, ठीक है ना, अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। कहां पर? अलास्का में, ठीक है ना। लेकिन वह बैठक, अब जैसा आप सबको पता है कि, आइए पहले देखते हैं व्हाट इज इन न्यूज। तो अलास्का में मीटिंग हुई है, मीटिंग में ये सारी पर्सनालिटियां उपस्थित रही, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो
कौन कौन इसमें उपस्थित थे? अमेरिकी विदेश सचिव इसमें थे, एंटनी ब्लिंकन, और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान, ठीक है ना। फिर उसके बाद चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जेची और विदेश मंत्री वांग ई, ये सब अलास्का में बैठक करते हैं। तो अलास्का आप प्लीज याद रखिएगा, यानी ये अमेरिका और चाइना संबंधों में एक, जैसे कहते हैं ना, बर्फ को पिघलाने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर बड़ी टकराहट हो गई है। पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया कि कौन कौन सी। फिर इसके बाद एडिटोरियल राइटर ने कहा कि ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना और यूएस बहुत दूर चले गए, जैसे ट्रेड वॉर होता था, 5G जो हुई कंपनी थी उस पर चाइना की, उस पर यूएस ने बैन लगाया। फिर उसके बाद जो टेक दिग्गज वगैरह होते हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए अमेरिका की तरफ से। फिर जो है यूएस ने बहुत से प्रतिबंध लगाए चाइना के ट्रेड पर, ठीक है। इसके अलावा चाइना जो दक्षिण चीन सागर में अपनी कार्रवाई कर रहा है, तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा अंत में जो कोविड को ट्रंप ने चाइना वायरस कहा। तो कहने का मतलब है कि इस पृष्ठभूमि में, जबकि अमेरिका और चाइना के संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं, इनफैक्ट चाइना क्वाड को एशियाई नाटो कह चुका है, क्वाड को एशियाई नाटो कह चुका है। नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है, जबकि क्वाड ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर जितने भी देश इस संधि में, उन पर कोई थर्ड पार्टी अटैक करेगी तो वो सब मिल करके उसको जवाब देंगे। तो मतलब ये बहुत ज्यादा कंसर्न इश्यूज हैं, और ठीक है ना। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फिर कहा गया, यानी चाइना, बस आपको इतना याद रखना है, अलास्का में मीटिंग हुई, इश्यूज बहुत गहरे हैं, संबंध मजबूत होने की बजाय, ठीक है ना कहीं जो है इनके संबंध खराब हुए, ठीक है ना। और जो उम्मीद की जा रही कि बिडेन के आने के बाद चाइना के साथ इनके संबंध सामान्य होंगे, कहीं से सामान्य होने की उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि बिडेन प्रशासन ने साफ कहा है कि चाइना ने जो जिनजियांग में उइगर मुसलमानों के विरुद्ध, जो भी जिनजियांग उनका प्रांत है चाइना का, वहां पर उइगर मुसलमानों का मुद्दा आप सबको पता है। तो अगर कोई भी इश्यू होता है तो यूएस उस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। हांगकांग को जिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंतर्गत लाया गया, उस पर भी इन्होंने कहा कि यह बेहतर नहीं है। तो इसका मतलब है कि साफ साफ है, उइगर और हांगकांग के मुद्दे पर बिडेन और चाइना के डिफरेंसेस साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया, जिस पर चाइना ने ट्रेड बैन की धमकी दी है क्वाड और इन सब घटनाओं के बाद कि हम तुम्हारे व्यापार को प्रतिबंधित कर देंगे। फिर इसके बाद सेनकाकू जो द्वीप है, जो चीन और जापान के बीच में विवादित द्वीप है, इसको लेकर के चीन जिस प्रकार का एग्रेशन कर रहा है और जिस प्रकार से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के अगेंस्ट चाइना अपनी गतिविधियां कर रहा है, उस पर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन चीन के साथ एकदम आप 36 का आंकड़ा लेकर के चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो अलास्का में जो भी मुद्दे थे, यानी अलास्का मीटिंग थी कि हम जो है संबंधों को सामान्य करेंगे और शीर्ष स्तर के राजनयिक मिले, यानी शीर्ष स्तर के राजनयिक मिले, लेकिन रिजल्टेंट क्या रहा? शीर्ष स्तर के राजनयिकों का मतलब क्या है? यानी कि बड़े कि विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के विदेश सचिव मिस्टर एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिस्टर जैक सुलिवान, चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जेची, विदेश मंत्री वांग ई। और बट यहां पर लेखक कह रहे हैं कि वहां बड़ी गर्म बहस हुई। क्यों? क्योंकि दोनों के संबंध ट्रंप के काल में खराब थे और बाइडेन इन सब मुद्दों पर गहरी निगाह रख रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए एक दिन मैंने आप लोगों को और पढ़ाया था कि बाइडेन चाइना को लेकर के ट्रंप की पॉलिसी के साथ ही चल रहे हैं, अलग नहीं चल रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वहां पर काफी बहस हुई और बट एडिटोरियल राइटर, मतलब काफी बहस हुई। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, ठीक है ना। क्लियर है? यानी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये सारे प्रश्न उठाए हैं, इन सब प्रश्नों पर चीन की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। तो लेखक ने कहा, यानी संबंध समान होने की उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मतलब साफ साफ कहा गया कि मतलब
मिस्टर सुलिवान की तरफ से कि अमेरिका चीन के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन हम अपने लोगों, अपने सिद्धांतों और अपने दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। तो ये एक एक घंटे तक की गर्मा गर्म बहस थी। और इसमें मिस्टर ब्लिंकन ने ये क्वेश्चन भी उठाया कि अमेरिका सिंजियांग, हांगकांग, ताइवान या अमेरिका पर जो चाइना साइबर हमले कर रहा है, जो हमारे सहयोगियों यानी भाई ऑस्ट्रेलिया वगैरह पर जो व्यापारिक दबाव बना रहा है, इन सब मुद्दों पर एक गर्मा गर्म बहस हुई। तो यहां पर अंत में यही कहा गया कि भाई देखिए, समस्या इससे नहीं चलेगी, विश्व व्यवस्था इससे गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में दोनों शीर्ष राजनयिकों को यानी कि सी जिनपिंग को, मिस्टर बाइडेन को एक द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग करनी चाहिए। ठीक है ना। और इसमें ये याद रखना चाहिए कि अगर एक मतलब कोई कोल्ड वॉर टाइप की स्थिति बनती तो नुकसान सबको है। ठीक है ना। तो ये बस इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब अगला टॉपिक क्या है, उसमें कोई क्वेश्चन की बात है नहीं, केवल हमें अलास्का बस ध्यान रखना है। अलास्का पर अलग से कोई प्रश्न आने वाला नहीं, लेकिन वो घटनाक्रम सारे आपको पढ़ने होंगे। अब अगला आते हैं, ये एक छोटी सी न्यूज है। डिसमेंटल द पावर एडिफिसेस एम्पावर दोज अनसीन, यानी सिंपल है। ये आपको एथिक्स के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर, या जाति पर क्वेश्चन आते हैं सोसाइटी में, दोनों जगह जहां पर भी। जैसे एक प्रश्न आता है एथिक्स में आया था, जीएस पेपर 4 यूनिट 1 नीति शास्त्र में मानवीय सहसंबंध में, आपने देखा होगा कि राजनीति और नैतिकता साथ साथ नहीं चल सकते। तो चल सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें, आपको करंट का एग्जांपल चाहिए, तो कमल हसन की जो पार्टी है तमिलनाडु में, मक्काल निधि मयाम, एमएनएम, उन्होंने ये साफ कहा है कि उनके जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके उनके लिए कॉलम में जाति नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो यानी उन्होंने राजनीति में एक नैतिकता की बात है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि यानी कि हम जाति के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि राजनीति में जो है नैतिकता का एक अच्छा एग्जाम्पल ये है। सोसाइटी में भी अगर कभी जाति वगैरह पर प्रश्न आए तो आप मक्काल निधि मयाम के इस एग्जाम्पल को डाल सकते हैं। आधार एज अ हर्डल, ये भी एक अच्छा टॉपिक है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। आधार एक बाधा है। किस में बाधा है? आधार एक बाधा है। एक बाधा है, किस में बाधा है? यानी गरीबों तक जो भी लाभ पहुंचने चाहिए उसकी मतलब उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है ना। क्लियर है। तो ये आपका यहां से मुद्दा स्टार्ट होता है। अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आप लोगों को यहां से। तो इनएफिशिएंसीज इन द आधार प्रोजेक्ट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ वेलफेयर डिलीवरी, यानी ये कहा गया कि भाई अगर आप कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वीकर सेक्शन तक, तो उसमें आधार प्रोजेक्ट में जो कमियां हैं उसके कारण से लोगों को लाभ मिलना बंद नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा है जिस पर बातचीत की गई है। और यहां से मतलब एक बहुत बहुत अच्छा मुद्दा है जिसे हम संबोधित करने जा रहे हैं इसको भी, और एक लास्ट का इशू भी है। ठीक है ना, काफी अच्छा है। तो एक बार मुद्दा देखते हैं, फिर इसको IQ करेंगे, आपको समझाएंगे क्या क्या इसमें बातें हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या न्यूज क्या है। तो आधार एज अ हर्डल, न्यूज क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्या कहा कि आधार से लिंक ना होने पर 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। उसको साफ कहा गया कि यह अत्यंत गंभीर है। यानी कि भूखमरी से मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, एक याचिका आई थी। ठीक है। उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए। यानी कि भाई आपका है, इसके साथ लिंक नहीं है, और लिंक ना होने के बहुत से कारण होते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत गंभीर मामला बताया, अत्यंत गंभीर मामला बताया। और इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से देख सकते हैं जवाब मांगा। क्या मांगा? जवाब मांगा। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस A.C. बोपन्ना एवं जस्टिस B. राम सुब्रमण्यम की बेंच इस पर बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर है और कहा कि इस मामले पर हम लोग अंतिम सुनवाई करेंगे, यानी इस पर हम वर्डिक्ट देंगे। ठीक है ना। यह हो गया, आपको यहां से समझने की आवश्यकता है। अब सबसे पहले क्या है, ठीक है ना, यह हो गया आपका, यहां से देख सकते हैं इस याचिका पर
अब ये याचिका क्या थी? ये याचिका क्या थी? यानी 2019 में एक, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं पृष्ठभूमि, मामला क्या है। 2019 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, ठीक है ना। और याचिका एक देवी जी थी, उनका नाम है देवी, उन्होंने दायर किया था, जिसकी झारखंड में एक 11 साल की बेटी, आप लोगों ने न्यूज भी सुना होगा, संतोषी की भूखी रहने के कारण 28 सितंबर 2018 को मौत हुई थी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका आधार कार्ड से उनका जो राशन कार्ड है वो लिंक नहीं था और उनको राशन मिला नहीं। तो ये मामला आया और इसी पर यह फैसला आया। अब यहां पर हम पढ़ने जाते हैं व्हाट इज सिस्टम, यानी सिस्टम क्या है, ठीक है ना। यानी यहां पर सिस्टम क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए। यानी तो जो हमारा आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, उसके बारे में कहा गया है कि लगभग 90% ऑफ इंडिया क्या है, आधार नंबर के साथ कनेक्ट हो चुकी, क्या हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, आधार पर 4-1 की जो है 5 जजों वाली बेंच ने 4-1 की मेजॉरिटी से निर्णय किया था कि जो है इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं में आधार का इस्तेमाल हो सकता है और उससे निजता पर कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट जनवरी 2021 में एक याचिका को भी खारिज कर दिया गया इस आधार पर कि जो है आधार को और स्कीम के संयोजन को लेकर के कुछ प्रश्न उठाए गए, तो उसको भी खारिज कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहां क्या मानता है, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट मानता है कि आधार वैलिड है कल्याणकारी योजनाओं के लिए। किसके लिए? कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार पूर्णतया वैलिड है, ठीक है ना। ये यहां पर बताया गया। पिक्चर बच्चों क्लियर, एकदम से पिक्चर एकदम क्लियर है। लेकिन अब चूंकि 3 करोड़ तो जो है लोगों को हटा दिया गया है क्योंकि वो आधार से लिंक्ड नहीं थे। तो अब ये मुद्दा है व्हाट इज कंसर्न, यानी अब यहां पर एक्चुअल में कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न क्या है। तो जो कंसर्न है वो हमारी यूपीएससी के लिए भी ताबड़तोड़ कंसर्न, ठीक है ना। बहुत प्रश्न आया है गरीबी एवं भूख पर, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते चलते हैं। व्हाट इज कंसर्न, पहला भैया क्या है, यानी बायोमेट्रिक जो अथेंटिकेशन होता है, जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होता है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। आपको पता होगा अंगूठा वगैरह कभी कभी लेता ही नहीं, ठीक है ना। मेरी माँ का भी अंगूठा हम लोगों ने कई बारी मतलब लिया ही नहीं था, 2-3 बारी ट्राई किया गया, उसके बाद जाकर के हुआ, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो हाउस वाइफ होती हैं, होम मेकर्स होती हैं, जो बहुत काम करती हैं घरों के, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं जो है उनको ये दिक्कत होती है। अपडेट करना एक बहुत बड़ी समस्या है, कभी ये नंबर है करो, कभी आप मान लीजिए बेचारे किराए पर रह रहे, वहां से कहीं और चले गए, फिर एड्रेस बदल गया, बहुत सी बातें। इसके अलावा जो है आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में दूर दूर तक बैंक ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कंसर्न वाले, ठीक है ना। तो ये कहा गया मैटर क्यों करता है, क्यों? क्योंकि भैया जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके साथ पीडीएस, नरेगा, एलपीजी, ये जो भी सब्सिडी मिलती है और भी इसके अलावा जो एसेंशियल चीजें होती हैं वो आधार नंबर वेरिफिकेशन के बाद ही मिलती। तो ऐसे में गरीबों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना। गवर्नमेंट क्या कहती है, अब यहां पर कहा कि चलो भाई समस्या तो रही, अब सरकार क्या कहती है। सरकार क्या कहती है कि भाई हमने यह निर्देश दिए हुए हैं, एग्जम्पशन मैकेनिज्म, यानी कि आप एग्जम्प्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपके क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिन्हें नीड है, तो आप आधार की लिंक की अनिवार्यता को हमने जो है क्या किया है, जो है छोड़ा हुआ है, आप कर सकते हैं। बट उसके बाद भी सिस्टम के फेल्योर के कारण समस्या होती है। झारखंड ऐसे राज्य में इसके उदाहरण देखे जाते हैं। ऐसे में यहां पर ये है, ऐसे में ये कहा गया कि भूखमरी से जो मौतें हो रही हैं उसको रोक
सरकार को कुछ बेहतर रणनीति अपनानी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि वास्तविक लाभार्थियों को सब्सिडी से वंचित ना किया जाए। तो ये अच्छा टॉपिक है। आप गरीबी एवं भूख पर आधार एक लाइन में आप इसको चाहें बस यूज कर सकते हैं। जब भी गरीबी एवं भूख जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस पर लिखें तो आधार जो प्रमाणीकरण है उसके कारण जो भूखमरी और 3 करोड़ कार्ड का रद्द होना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अत्यंत गंभीर बताया। तो गरीबी एवं भूख पर जब लिखना हो, निबंध पर जो लिखना हो कि जैसे स्वीकारोक्ति का साहस, सुधार करने की निष्ठा, सफलता के 2 मंत्र हैं। तो स्वीकारोक्ति हमसे गलती है, सुधार करने की निष्ठा, हम इसको दूर करेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। लेसन्स फ्रॉम चाइना, बहुत बढ़िया टॉपिक, आज का सबसे हिट टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, जिनको मैंने जो है आपके लिए यहां पर बनाया है। लेसन्स फ्रॉम चाइना, मैं यहां पर कुछ प्रश्नों का जिक्र कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न मैं कई बार आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं कि भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम, पॉइंट को नोट करिएगा, भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक, यानी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया रिमेन मेयर शो पीसेस अंटिल एंड अनलेस दे आर बैक्ड बाय पॉलिटिकल बिल। यानी कि भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति का सहारा नहीं मिलता। भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इतना बढ़िया मॉडल, गरीबी, भूख, निर्धनता, चाइना का मॉडल रटना है और इसी मॉडल को मोदी जी अपनाए भी, ऐसा नहीं। अभी आपको कई चीजें मिलेंगी, लेकिन अमेजिंग मॉडल है यार। गरीबी ऐसे नहीं खत्म होगी कि केवल मोदी जी कसूरवार हैं। ये हम सब की भूमिका, चाइना में दिमाग खराब हो जाएगा यार। विद्यार्थियों ने भी एक रोल मॉडल प्ले किया, जबरदस्त जबरदस्त और जबरदस्त टॉपिक, आप इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, गरीबी एवं भूख पर, सबसे बढ़िया और कुछ भी, ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया। आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आए ना आए, इसको हमें जबरदस्त समझना। अब चाइना के कदम गरीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या रहे हैं, पहला पॉइंट ये हम पढ़ने जा रहे हैं। चाइना क्या दावा करता है, व्हाट चाइना क्लेम्स। तो चाइना दावा करता है कि 2015 में हमने वादा किया था, 2015 में शी जिनपिंग ने वादा किया था कि वह 2020 तक, यानी मात्र 5 वर्षों में चाइना में गरीबी को समाप्त करेंगे, पॉवर्टी को एलिमिनेट करेंगे। और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि उसने विश्व की सबसे पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली आबादी में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी को जड़ से समाप्त कर दिया। अब आप देख सकते हैं तो कैसे समाप्त कर दिया, एंड पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि यस, चीन ने ऐसा किया है, अ रिमार्केबल फीट विद फ्यू पैरेलल्स। तो आप देख सकते हैं। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब है, हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अब चाइना का मॉडल क्या बच्चों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में है, मैं हिंदी बता रहा हूं, लेकिन बोथ हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी हो, इसको आपको बहुत बढ़िया, ये इसी मॉडल को हमें इंप्लीमेंट करना। तो इन 2013 टारगेटेड पॉवर्टी एलिविएशन बिकेम द मंत्रा ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। 2013 में इन्होंने पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए अपना एक मंत्रा डेवलप किया। और फिर कहा गया, जो लोकल ऑफिशियल्स थे, देखिए स्थानीय स्तर के अधिकारियों से कहा गया कि आप पुअर हाउस होल्ड के लिए, यानी जो घरेलू क्षेत्र के गरीब हैं उनको, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप क्या करिए, आप प्लान, कस्टमाइज प्लान, जबरदस्त प्लान ड्रा करिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या किया गया, लेटर एसेट्स, सब्सिडी, उनके कौशल को बढ़ाने, यानी उनको बैंकों से धन दिया गया, सब्सिडी प्रदान की गई, उनके स्किल को बढ़ाया गया। और फिर इसके बाद क्या किया गया, इतना ही नहीं, यानी लोकल ऑफिशियल्स ने क्या किया, फिर उनको एसेट दिया गया, सब्सिडी दी गई, उनकी स्किलिंग को बढ़ाया गया। फिर इतना ही नहीं किया गया, ये जो हो रहा था इसका बेहतर ढंग से डाटा कलेक्शन किया कि किस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे पास 2012 के बाद ऑथेंटिक आंकड़े ही नहीं है गरीबी के, ठीक है ना।
फिर डाटा के बाद क्या किया गया, मॉनिटरिंग पर फोकस किया गया। तो इसके कारण और फिर बैंकों को जबरदस्त रूप से कनेक्ट किया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या किया, अब देखिए एक बड़ा अच्छा काम किया गया। जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहते थे, मैं यहां इसको, ठीक है, उनकी इनकम कम थी, उनको वहां से निकाल करके छोटे छोटे टाउनशिप योजनाओं में शिफ्ट किया गया। हालांकि इंडिया में इतना पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी चाइना ने किया इतनी बड़ी आबादी को। 2016 से 20 तक उन्होंने ये किया, क्लियर है। और उसके बाद वहां उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया। फिर चाइना के ब्यूरोक्रेट्स ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। यानी जो प्रोविंशियल एंड लोकल ऑफिशियल्स थे, उन्होंने पॉवर्टी को इरेडिकेट करने को अपना सबसे जो है बेहतर आधार, मतलब अपने लिए सबसे बेहतर काम बनाया। और सरकार ने कहा था कि अगर फेल हो गए तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए दंड भी मिलेगा। अब चाइना में ऐसा हो सकता है। कॉलेज ग्रेजुएट्स रोल देख सकते हैं आप, स्नातकों ने क्या रोल अपनाया। तो जो कॉलेज ग्रेजुएट्स थे, इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। फिर एक एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर के आई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें एग्रीकल्चर को उद्यमशीलता के साथ कनेक्ट किया गया। यानी कि कृषि को केवल खाद्यान्न वस्तुओं से हटा करके नकदी वस्तुओं के साथ जोड़ दिया, जिसने एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल अदा किया। फिर एक पॉवर्टी बजट बनाया। सारे पॉइंट बस आप जो मैं बोल रहा हूं यही लिखना है। फिर उन्होंने एक पॉवर्टी बजट बनाया और 5 वर्षों में $700 बिलियन से अधिक खर्च किया। अब आप देख सकते हैं। और द इकोनॉमिस्ट जो प्रसिद्ध मैगजीन है, पत्र है, उसने क्या कहा, उसने अनुमान लगाया दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर destitute household grew from 500 yuan in 2005 to 26 yuan by 5 वर्षों में जिन परिवारों की कीमत 500 युवान यानी मान लीजिए 500 रुपया थी, 2020 में 26,000 हो गई। ये होता है पॉवर्टी बजट और ये होता है प्लान। हालांकि एक लेखक ने कहा है कंसर्न है। कंसर्न क्या, चुनौती क्या, क्योंकि ये सरकार की सहायता से हुआ। ऐसे में अगर सरकार सहायता हटा लेगी तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन चाइना है ऐसा करेगा नहीं। अब इंडिया के बारे में, अब इंडिया के बारे में क्या, इंडिया के बारे में सबसे पहली बात यही होगी कि नरेंद्र मोदी जी भी इसी प्रकार की जो है पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं और उनके एजेंडे में ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला, सौभाग्य स्कीम, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, ये सब उसी के लिए, ठीक है ना। बट हमारे यहां सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारे पास गरीबी का कोई डाटा ही नहीं। 11-12 के बाद डाटा नहीं, और जो डाटा है वो भी विश्वसनीय नहीं है, ये बात उठाई गई। इसके अलावा हम गांव से शहरों में सेटलमेंट, जैसे चाइना ने क्या किया कि जो उनके मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में थे उनको उठा करके छोटे छोटे टाउनशिप योजनाओं में जो है सेट कर दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहां याद रखने की जरूरत है, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा की अवधारणा प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, अगर ये करें तो शायद हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तो ये रहा आज का बच्चों, इसका वन लाइनर आगे करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं 20 मार्च पर। कहां पहुंच गए मेरे प्यारे बच्चों, 20 मार्च पर। बहुत ज्यादा टॉपिक 20 मार्च सैटरडे होता है, आपको पता होते नहीं है। द मैसेज इन अलास्का फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग, वही अलास्का वाला फिर से आ गया। लेकिन यहां पर अलास्का पर बातचीत हुई। अलास्का मतलब कि चाइना और यूएस के बीच में जो आफ्टर ट्रंप प्रशासन जो पहली बातचीत हुई है, और फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग यानी वाशिंगटन अमेरिका और वो। लेकिन यहां पर पूरी बातचीत हुई क्वाड पार्टनरशिप पर। यानी ये कहा गया कि क्वाड पार्टनरशिप कुड माउंट अ काउंटर चैलेंज टू चाइना, यानी कि चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। बट भारत के लिए कहा गया कि भारत को बड़ी बारीकी से अपने कदम को उठाना चाहिए, ठीक है। बट इंडिया स्टेप विल बी मोर नुआंस्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि चाइना के लिए क्वाड एक बड़ी चुनौती है, बन सकती है, बट इंडिया स्टेप यानी भारत को हमेशा उसको ध्यान में रखना चाहिए।
व्हाट इज इन न्यूज? तो भैया न्यूज क्या रही? तो फर्स्ट लीडर समिट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, के मैंने आपको पहले बता दिया। अलास्का मीटिंग भी अभी अभी आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो पढ़ चुके हैं, तो ये पूरा टॉपिक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बताया कि भैया क्वाड में किन किन चीज पर फोकस किया गया। तो क्वाड में 3C वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, ये याद रखिएगा 3C। पहला सी है कोविड, दूसरा सी है क्लाइमेट चेंज, और तीसरा सी है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तीनों में क्वाड के देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, ना केवल एक दूसरे के साथ अपितु एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एपेक में, ठीक है ना, सॉरी एपेक कह रहा हूं, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है सभी देशों में लोकतांत्रिक ढंग से इसका वितरण किया जाएगा। और लेखक ने कहा एक चौथा सी, जिसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह भी वर्ड वहां पर बिना शब्दों में ही इसका स्वागत किया गया, यानी कि चाइना को इनडायरेक्टली बार बार संकेत किया गया है। तो फॉर इंडिया कंसर्न 3C में इंडिया की क्या भूमिका है? 3C वर्किंग ग्रुप, तो ये आपको जानकारी के लिए, यानी क्वाड में 3C वर्किंग ग्रुप आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब क्वाड पर प्रश्न आए तो आपको टेकल करना है। जीएस ऑप्शनल में आ चुका है, जीएस में आ सकता है, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। 3C वर्किंग ग्रुप जो बनाया गया क्वाड में, भारत ने क्या कर रहा है? भारत तो पूरे विश्व में क्या कर रहा है? वैक्सीन डिप्लोमेसी लेकर के चल रहा है। और कितने लोगों को, कितनी कंट्रीज में भारत ने अपनी वैक्सीन जो है 71 कंट्रीज में भारत ने जो है अपनी तरफ से वैक्सीन इनिशिएट किया। क्लाइमेट चेंज के लिए भारत ने स्वागत किया है जो बिडेन का पेरिस समझौते में वापस आने का। और अब यहां पर यह कहा गया है कि भारत और जो है मिस्टर बिडेन ने प्रॉमिस भी किया कि ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए जो है वो फिर से शुरुआत करेंगे, जिसे ट्रंप ने बंद कर दिया था। इंडिया भी एक बहुत बड़ी रकम $1.4 बिलियन का इंतजार कर रहा है, जिसे 2016 में अमेरिका ने सोलर टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप करने के लिए दिया था। अभी तक ट्रंप ने उसको रोके रखा था, तो उसके मिलने की संभावना है, ठीक है ना। इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि इंडिया के द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस में, जो इंडिया और फ्रांस ने बनाया, उसमें मिस्टर बिडेन शामिल हो सकते, ठीक है ना। तो ये अब आप यहां से देख सकते हैं। तो क्लाइमेट चैलेंज पे, टेक्नोलॉजी पे यहां पर बात हुई कि चाइना पर जैसे भारत क्या है, चाइनीज टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पर और रेयर अर्थ मिनरल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना केवल इंडिया अपितु अन्य देश भी। तो इस दिशा में यह सभी देश मिलकर के प्रयास करेंगे। यह जो है क्वाड में कहा गया है, ये क्वाड में कहा गया है। लेकिन यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज है, और वह मजेदार चीज क्या है कि ठीक है ये लोग मिलेंगे, ये लोग मिलेंगे, लेकिन यहां पर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, G20 समिट हुई थी 2019 में मेरे प्यारे बच्चों। प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसमें एक डिजिटल इकोनॉमी पर ओसाका घोषणा पत्र हुआ था। क्या हुआ था? ओसाका घोषणा पत्र किस पर? डिजिटल इकोनॉमी पर। ये जरा समझिएगा। तो यानी ये तो कहा गया कि भारत टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में, रेयर अर्थ मिनरल्स में हम लोग सब चाइना पर डिपेंड करते हैं, इस पर सहयोग किया जाएगा। लेकिन भारत ने अपोज किया एनी मूव, क्वाड पार्टनर्स के किसी भी उस मूव का भारत हमेशा अपोज करेगा जो ओसाका घोषणा पत्र से संबंधित होगा, जिसे G20 2019 में जो है अपनाया गया है। तो भारत ने इनकार कर दिया। क्या है ये? याद रखिएगा, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी पर ओसाका घोषणा पत्र क्या है, ठीक है ना। कि यानी इसमें क्या है, यानी ओसाका घोषणा पत्र कहता है, ये जापान की अगुवाई में हुआ है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं? डेटा के सीमा पार प्रवाह पर जोर, यानी कि जो हमारा डेटा है उसको कोई भी यूज करे, जापान यूज करे, अमेरिका यूज करे। लेकिन भारत कहता है कि नहीं भैया, डेटा एक नया धन है जिसमें विकासशील देशों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तब आप यहां से देख सकते हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि जो है कि अगर आप डेटा का स्थानीयकरण करते हैं, यानी अपने ही एरिया में डेटा रखते हैं, बाहर उसका कोई यूज नहीं कर पाएगा, तो हम इसके अगेंस्ट हैं।
गूगल, मास्टर कार्ड, वीजा, अमेजन, ये सब अमेरिकी कंपनियां भारत समेत दुनिया भर में डेटा के स्थानीयकरण के खिलाफ लॉबिंग कर रही थी। और ओसाका घोषणा पत्र उसी से संबंधित था कि भाई आप अपने आप पर डाटा रख नहीं सकते, डेटा फ्री होना चाहिए पूरे विश्व के लिए। लेकिन इंडिया ने कहा ना भैया, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे भारत के डिजिटल इंटरेस्ट बाधित हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओसाका ट्रैक डिक्लेरेशन समझ में आ गया है, तो ये आपको मदद करेगा। और फिर अंत में हैंडलिंग चाइना, एडिटोरियल राइटर ने कहा फोर्थ सी, हाउएवर, ये आया नहीं है नाम, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चाइना के लिए काफी कुछ संदेश था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में फ्री एंड फेयर रिलेशन होना चाहिए। लेकिन भारत के लिए यही कहा गया कि भारत चाइना के साथ भी अपने बेहतर संबंधों को बना करके रखे। भारत की चुनौती क्या है क्वाड के रेफरेंस में, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको मदद करेगा। तो भारत की चुनौती क्या है? तो पहला यही है भैया कि इंडिया इज द ओनली क्वाड मेंबर जो किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है। जैसे और सारे कंट्रीज, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब क्या है, नाटो का हिस्सा है। पहला तो पहली समस्या ये भैया, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम जो कम्युनल, जो हमारी कॉमन सिक्योरिटी, उससे हम दूर है। सेकंड, द ओनली क्वाड कंट्री विद द लैंड बाउंड्री, एकमात्र ऐसा क्वाड देश है। बहुत अच्छे पॉइंट बच्चों, इसको जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। यानी क्वाड को लेकर के भारत की, अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछता है कि क्वाड को लेकर के भारत को संतुलित क्यों रहना चाहिए, भाई इसलिए क्योंकि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं, इसके अलावा हमारी उनके साथ बहुत बड़ी सीमा लगती, ठीक है ना। और हम केवल एकमात्र ऐसी क्वाड कंट्री हैं जो मतलब उस पड़ोसी देश चीन के साथ रहते हैं, जो इस क्षेत्र में गहरे प्रभाव डाल रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि मतलब यहां यह कहा गया, जो भारत के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि हमें केवल चाइना से या पाकिस्तान से नहीं लड़ना, हमें टू फ्रंट सिचुएशन के लिए तैयार रहना, यानी कि टू फ्रंट यानी चाइना और पाकिस्तान एक साथ। तो ये भारत की चुनौतियां। और थर्ड है कि ऐसे में किसी भी प्रकार से भारत इंडो पैसिफिक में अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। तो ये तीन, वहां चाइना बढ़त की स्थिति में, तो तीनों कहीं ना कहीं भारत के लिए। ऐसे में कहा गया कि डायरेक्शन फॉर इंडिया, भारत की दिशा क्या है, भारत के लिए दिशा क्या है। तो यहां पर एक चीज स्पष्ट है, यानी भारत भी ये नहीं चाहता कि क्वाड समूह को सिर्फ चीन विरोधी मोर्चा बनाना नहीं चाहता। भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भैया ऐसा है कि हम चीन विरोधी मोर्चा नहीं है, हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है, हम ब्रिक्स का भी हिस्सा है, हम बिम्स्टेक का भी हिस्सा है, हम सब के साथ चलेंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल पर चलेंगे। ये भारत हमेशा कहता रहा। यानी स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी क्या है? यानी हम रणनीतिक स्वायत्ता रखेंगे, ऐसा नहीं कि क्वाड के दबाव में, हम यूएस के दबाव में कुछ करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी स्पष्ट एक लाइन में कि क्वाड समूह को सिर्फ चीन विरोधी मोर्चा नहीं बनाना चाहता भारत। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये आप यहां से याद रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत को ये याद रखना चाहिए। तो ये अच्छा टॉपिक था, आप इसको कनेक्ट करिएगा। अब बूस्टर शॉट फॉर इंडिया वैक्सीनेशन प्लान तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिले अंडरमाइंड बताने की जरूरत नहीं। GNCTD एक्ट यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में संशोधन, जिसमें राज्यपाल ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, हम इस पर विस्तार से कर चुके हैं, लगातार मैं पढ़ाता रहा हूं, तो इस पर पढ़ने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान का मुद्दा है, तालिबान पीस, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब आता है जो सबसे टॉप का एडिटोरियल, थ्रू हैप्पी इंडिविजुअल अ हैप्पियर सोसाइटी। मेरे प्यारे बच्चों, एक मैं पहले IQIP लिख दूं, जैसा कि यूपीएससी ने 2013 में पूछा था, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के साथ साथ, यानी GDP के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली क्या है, के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली, ये देख सकते हैं आप, सकल घरेलू खुशहाली यानी GDH, ठीक है। देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक होंगे, ये आप यहां से देख सकते हैं। तो GDP सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ घरेलू खुशहाली, देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक होंगे। GDP along with GDH, domestic happiness, would be the right
इंडाइसेस फॉर जजिंग द वेल बीइंग अ कंट्री। मजा आ गया, ये टॉपिक देखिए ऐसे ही यही है थ्रू। अब ये क्या है, यानी न्यूज में क्या भैया, यानी न्यूज क्या है कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। थीम क्या है, इस बार की थीम है मेरे प्यारे बच्चों, कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। शांत रहिए, बुद्धिमान बनिए और दयालु रहिए। मीनिंग ऑफ थीम, मतलब थीम, इसकी मीनिंग क्या है कि हम सबको सीखना है, पुनः सीखना है और एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटते चलना है। एडिटोरियल राइटर ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर, यानी जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, 20 मार्च को मनाया जाता है। 3 चुनौतियां सबसे बड़ी हैं, महामारी है, क्लाइमेट चेंज है और आतंकवाद है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब महात्मा बुद्ध की प्रासंगिकता पर अगर इतिहास में कुछ भी प्रश्न आए, गांधी की प्रासंगिकता पर कुछ भी प्रश्न आए, तो आप जरूर लिख दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली में इनके विचारों की सबसे बड़ी भूमिका है, वो चाहे पैंडेमिक हो, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म हो। व्हाट इज नीड, यानी यहां पर कहा गया कि भाई नीड क्या, तो यहां पर यह कहा गया कि आज की आवश्यकता है समावेशी, समतापूर्ण और संतुलित अप्रोच हमें रखनी है इकोनॉमिक ग्रोथ की, जिससे कि हम सतत विकास कर सकें, गरीबी का उन्मूलन कर सकें और सब तक खुशियां पहुंचा सकें, क्योंकि खुशियां तभी पहुंचेंगी जब हम सब तक जो है संसाधनों का वितरण बेहतर सुनिश्चित करेंगे। बैकग्राउंड क्या है, यहां पर यह बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जून, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने 28 जून 2012 को एक रेजोल्यूशन के जरिए प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाने की घोषणा की, ठीक है ना। और इस रेजोल्यूशन में जो भी सदस्य राष्ट्र हैं, मेंबर्स हैं, उनको इस तरह के व्यापक उपाय करने को कहा गया जिनसे प्रसन्नता और कल्याण को सार्वजनिक नीतियों में, यानी कि सरकार कोई नीति अगर बनाती है तो उसमें प्रसन्नता और कल्याण को इंपॉर्टेंस मिले। जैसे अभी आपने पढ़ा क्या, आधार वाला की, जैसे आधार के द्वारा या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्या ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो उज्ज्वला योजना, जो स्वच्छ भारत अभियान, ये सब क्या है, दूसरों की प्रसन्नता के लिए ही ये सारे कार्य हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और साफ कहा गया है कि इसमें जो अभी आपको मैंने पढ़ाया, व्हाट इज नीड, कि आर्थिक वृद्धि के लिए समावेशी, औचित्यपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर इसमें बल दिया गया है, जिससे टिकाऊ विकास हो, गरीबी उन्मूलन हो और सभी लोगों की प्रसन्नता और कल्याण को समुचित महत्व मिल सके। इंडेक्स में देख सकते हैं आप, जनरसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन, जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ये इसके इंडिकेटर्स हैं। और इन इंडिकेटर्स के आधार पर अगर आपकी जीडीपी परफॉर्म करती है तो वह निबंध आप अच्छे से लिख सकते हैं। हैप्पीनेस इन इंडिया, तो हैप्पीनेस इन इंडिया के बारे में आपको बिल्कुल जानने की, आप मतलब क्या, आप हैप्पीनेस इन इंडिया में क्या, यानी हैप्पीनेस का मतलब कि यहां पर क्या किया गया है, भगवत गीता का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया है, यानी भगवत गीता का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है, भगवत गीता का। और ठीक है, और भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उसी को यहां लिखा गया, देयर आर 3 टाइप ऑफ हैप्पीनेस, 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। अब इसके बारे में क्या है, ठीक है ना, तो क्लियर है बच्चों, सात्विक, राजविक और तामसिक, यानी 3 के बारे में यहां पर उन्होंने कहा, जिसमें सात्विक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्या माना गया है, जिसमें सात्विक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, यह चीज आप यहां पर ध्यान रखें, ठीक है। यानी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम 3 गुणों को लेकर पैदा होता है। पूरी सृष्टि की रचना इन्हीं 3 गुणों के आधार पर, यानी सत्व, रज और तम के आधार पर की गई है, ठीक है ना, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का आपका चरित्र होता है, उसमें मतलब उसी प्रकार से आपके अंदर ये गुण आते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण को ही उन्होंने उत्तम गुण माना है, याद रखिएगा। सात्विक मनुष्य सीधा सच्चा होता है, तो ये सारी बातें यहां पर बताई गई। फिर इसके बाद ये बताया गया कि
खुशहाली आएगी कैसे? तो सरकार लाएगी अपनी नीतियों के द्वारा, एनजीओ लाएंगे लोगों को जागरूक करके, उद्योग लाएंगे लोगों को रोजगार दे करके, सामाजिक संगठन लाएंगे फिलैंथ्रोपी करके, प्रशासनिक मशीनरी लेकर के आएगी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा करके, ये सब लेकर के आएंगे। और फिर बताया गया कि सरकार ने क्या क्या एक्शन उठाए हैं। तो गरीबों को ऊपर उठाना, जितनी योजनाएं हैं, आधारभूत संरचना बेहतर करना, सड़क, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार में वृद्धि, ये अगर है तो लोगों को खुशियां अपने आप बढ़ जाती। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, प्राइम मिनिस्टर परीक्षा पे चर्चा, ये सब उपाय हैं। ये मेन एक्टर जरूर याद रखिएगा हैप्पीनेस में। अब आप सब मुझे बताइए, अगर इस निबंध को लिखना है, फिर से एक बार पूछता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ घरेलू खुशहाली देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक होंगे, तो क्या अब इससे बेहतर कंटेंट कहीं मिलेगा? आप मुझे बताइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि हम सब की, कि वो किस प्रकार से सकारात्मक रूप से शिक्षा का माहौल देते हैं। एडिटोरियल राइटर ने कहा कंज्यूमरिज्म के कारण, यानी उपभोक्तावाद के कारण कहीं ना कहीं खुशियों में कमी आई। हमें कंज्यूमरिज्म के साथ साथ लोगों की खुशियों को आगे बढ़ाना है। निष्कर्ष क्या है? ठीक है ना? तो यहां पर बताया गया कि हमें जो खुशियां होती हैं वो कंज्यूमरिज्म यानी बाहर तो है, लेकिन उसके साथ साथ इनर भी होती हैं। हमें खुशियां अपने अंदर ढूंढनी होगी। ये पूरा आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं बच्चों यहां से वन लाइनर, यानी सबसे पहले 19 मार्च फिर 20 मार्च। तो आपका देखिए सारे टॉपिक हो गए बच्चों। अब आज से हम लोग, यानी ये आप प्रीमियर देख रहे हैं, इसके बाद हम आज से ही लाइव आपकी 6 बजे आ रहे हैं। फ्लो ऑफ फंड्स, तो ये क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी, उस पर अब ये सुनवाई करेंगे 24 मार्च को। ठीक है ना? इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई होगी 24 मार्च को। इसके बारे में हम लोग फिर 24 मार्च को पढ़ेंगे। तो आप अभी इतना याद रखिए कि हिंदू में आने वाला है। क्लियर है? हिंदू में आने वाला है। यानी इसमें यह कहा गया था, जो याचिका आई थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और अब ये सब बिल्कुल भी कमी। ठीक है ना? तो ये आप यहां से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद अगला देख सकते हैं, राज्यसभा ने क्या किया है। बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा करके 74% किया जाए, इसके लिए राज्यसभा में विधेयक को मंजूरी मिल गई। बच्चों प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, अभी तक 49% था, अब उठा के 74% कर दिया गया है। याद रखें क्यों? क्योंकि बीमा क्षेत्र की कंपनियों में पूंजी की कमी है। ठीक है ना? तो ये आप यहां लिक्विडिटी का संकट का सामना कर रही। तो याद रखें ये प्रीलिम्स में कितना कर दिया गया? 74%। ऐसा प्रश्न पूछेगा हाल ही में किसमें किया गया, तो आप याद रखेगा। फिर इसके बाद आता है डोंट स्टीरियोटाइप वुमेन इन कोर्ट रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के बारे में पितृसत्तात्मक या रूढ़िवादी सोच से बचे। तो वुमेन इंपावरमेंट पर जब भी लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, पितृसत्ता पर लगातार प्रश्न है, पैट्रियार्की पर यह स्टेटमेंट नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, बृहस्पतिवार को अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, यानी यौन अपराध जो होते हैं, उन अपराधों के मामले में अदालतों के लिए एक गाइडलाइन जारी की। प्लीज बच्चों नोट करिएगा, यौन अपराधों के मामलों में अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक एक गाइडलाइन जारी की और कहा कि जजों को महिलाओं के बारे में रूढ़िवादी या पैट्रियार्की सोच से बचना चाहिए। अब देखिए पितृतंत्र ने महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया, ऐसा प्रश्न आता है। तो पितृतंत्र पर अब कुछ भी आएगा, पैट्रियार्की पर सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट को आप कोट करिए। यानी कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को यौन अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा करते वक्त क्या क्या ध्यान रखने को कहा। महिलाओं के वस्त्र पहला, दूसरा उनके आचरण, पूर्व बर्ताव व नैतिकता का पाठ पढ़ाने से परहेज करने के लिए कहा। नहीं कहते कि तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो ऐसे हो जाओगा। क्या क्या कहा कि महिलाओं के वस्त्र पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, पूर्व बर्ताव उनका कैसा था उस पर नहीं करेंगे, नैतिकता का पाठ आप नहीं पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
कि जजों को हर वक्त इस महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए कि ऐसा कोई भी शब्द या बात बोली या नहीं लिखी जानी चाहिए जिससे पीड़िता की पवित्रता और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। तो ये यहां पर कहा गया, ठीक है ना। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने ये सारी बातें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार करते हुए कही जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दी गई थी। अब बताइए, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब आते हैं 20 मार्च, ठीक है, 19 मार्च खत्म, तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज। स्टेट रेजोल्यूशन ऑन सेंट्रल लॉज, ये भी एक अच्छी न्यूज है, ये आप देख सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रही। क्या राज्य सरकारें, बहुत बढ़िया बच्चों, सब यह हिंदू में आएगा, क्या ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, क्या राज्य सरकारें संसद से पास कानून की आलोचना का प्रस्ताव पारित कर सकती हैं? यानी कि जैसे हमने सीईए पास किया केंद्र ने, तो क्या उस पर केरल और इस प्रकार के राज्य अपना प्रस्ताव पास कर सकते हैं? स्टेट रेजोल्यूशन ऑन सेंटर्स लॉ आर फाइन, क्या राज्य सरकारें संसद से पास कानून की आलोचना का प्रस्ताव पारित कर सकती हैं? 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी, इस पर खूब एडिटोरियल आएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी अदालत में एक जनहित याचिका आई है, इसमें नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कृषि सुधार कानून आदि के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा जो रेजोल्यूशंस या आलोचना प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इस प्रथा को, इस कस्टम को चुनौती दी गई, ये याद रखिएगा। तो अब इस पर मतलब आगे सुनवाई होने वाली है। दायर किसने किया? समता आंदोलन नामक एक एनजीओ ने, क्या नाम है? समता आंदोलन नामक एक एनजीओ ने यह पीआईएल दाखिल की है। इसमें समता आंदोलन ने कहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में दर्ज केंद्रीय सूची के विषयों पर संसद ने कानून पास किया, याद रखिएगा। यानी कि इनका कहना है कि सरकार वही कर रही है जो संविधान में, यानी 7वीं अनुसूची में दर्ज केंद्रीय सूची के विषयों पर संसद ने कानून पास किए हैं, लेकिन राजस्थान, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने विधानसभाओं ने इनके खिलाफ संकल्प पारित किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो ये याद रखें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कहा है कि ऐसे प्रस्ताव क्यों नहीं पारित किया जा सकता, ठीक है ना। यह केवल केरल विधानसभा के सदस्यों की राय है, वो लोगों से कानून की अवज्ञा करने के लिए नहीं कह रहे, केवल कानून को निरस्त करने का अनुरोध किया। तो ये इस पर मतलब सुनवाई होने वाली है। अच्छा मुद्दा, इसको आप पकड़ करके चलिएगा। पीआईबी बच्चों, मैंने पहले कहा कि पीआईबी अभी मैं नहीं कर पाया हूं स्वास्थ्य कारणों से, तो आज 6 बजे जब आपकी क्लास होगी तो पीआईबी हो जाएगा और अब आपका सब कुछ रूटीन से चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पीआईबी बाद में करेंगे। प्रीलिम्स फंडा कल सुबह 9 बजे सब तैयार रहिएगा, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे प्रीलिम्स फंडा के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल बाइलिंगुअल जो क्लास यूपीएससी करना चाहते हैं, मैं वर्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यूपीएससी में कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी के लिए अनअकैडमी पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। और जो भी इस बीच 2-4 दिन दिक्कतें हुई स्वास्थ्य कारणों से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन।